सुबह के 4 बज चुके थे। भूख की शिद्दत और जिस्मानी तकालीफ में सोना तो मुहाल था, बस हल्की सी गुनूदगी आ जाती थी जो चंद लम्हों के लिए दर्द से अफाके का बाइस बनती। सोने जागने की कैफियत में नाश्ता लाने वालों के कदमों की चाप उभरी। मैं उठकर बैतुल खला की तरफ बढ़ गया, ताज़ा दम होकर आया और नाश्ते को जुड़ गया। लौरा ने अपनी ट्रे मेरी तरफ खिसकाई और सिर्फ चाय की प्यालियां उठाकर चुस्कियां लेने लगी। बदमजा चाय पीना भी उसकी मजबूरी बन गई थी। पेट में कुछ जाने के बाद मुझ पर खुमारी छाने लगी। लौरा ने भी दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जल्लादों ने आ जाना था, लेकिन न सोने से उनका आना नहीं टल सकता था, इसलिए मैंने आंखें मीच ली। कदमों की चाप सुनते ही मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। शायद जल्लाद पहुंच गए थे, लेकिन आंखें खुलते ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। मेरे अंदेशे बेबुनियाद साबित नहीं हुए थे। वो ममता दीदी थी। 3 अफराद के घेरे में जिंदान के करीब आई। वही हुआ जिसका डर था। वो दरिंदे मासूम लड़की तक पहुंच गए थे। यकीनन अब मैं अपनी हट पर कायम नहीं रह सकता था। मजलूम लड़की को बचाने के लिए मेरा सच उगलना जरूरी हो गया था, और सच का पता चलते ही धीरेंद्र शुक्ला पहली फुर्सत में मेरा अदमाबाद का टिकट कटवा देता। एक लम्हे में दिमाग ने मुस्तकबिल का तज्जिया कर लिया था। मैं बेकरार होकर खड़ा हो गया। वो सलाखों के सामने आकर रुकी। नजरें मेरे वजूद पर गड़ी थीं। वो काले रंग के 3 पीस सूट में थी जो उस पर खूब जच रहा था। न जाने दरिंदे इनका क्या हशर करने वाले थे। एक पाकिस्तानी जासूस को पनाह देने वाली किसी रियायत की हकदार नहीं हो सकती थी। उनकी माजूरी भी जालिमों के लिए कोई मानी न रखती। मैंने दिल ही दिल में उनकी मदद का फैसला कर लिया था। उन्हें बचाने की खातिर मैंने करण के सामने सारा राज खोलने का इरादा कर लिया। मुझे घूरते हुए उसकी पुरएतमाद आवाज उभरी, दरवाजा खोलो। मेरे दिमाग को झटका लगा, क्योंकि वो तो अंधी थी और अंधे यूं किसी से नजरें नहीं मिला सकते। उसके अकब में खड़े अफराद का अंदाज भी मौद्दबाना था। किसी के हाथ में न तो हथियार था और न ममता दीदी उनकी कैदी लग रही थी। एकदम जैसे इंकिशाफ हुआ। वो तो इस ड्रामे का खुसूसी किरदार थी, वरना कैसे मुमकिन था कि इतना अरसा उनके घर गुजारना एजेंसी की नजर से ओझल होता। उन्होंने महीना भर मुझे नजर में रखा, हकीकत उगलवाने की कोशिश की, बहन बनकर इतना बड़ा धोखा दिया। फौरन ही मेरी निगाह अपनी घड़ी पर पड़ी। यकीनन वो राखी नहीं बल्कि ट्रैकिंग डिवाइस थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा उनकी नजरों में था। यही वजह थी कि घड़ी मुझसे न ली गई, वरना कैदी के पास घड़ी कौन छोड़ता है। ये बात कई बार मेरे जहन में खटकी थी, लेकिन ध्यान न दे सका। दरवाजा खुलते ही वो बेताबी से अंदर घुसी। राज, वारफ्तगी से कहते हुए उसने मेरा चेहरा हाथों के प्याले में लेकर माथे पर बोसा दिया। वो शफकत भरा अंदाज मेरी रूह तक को घायल कर गया था। इतने मुकद्दस रिश्ते की आड़ में इतना बड़ा धोखा दिया था। मैं बस फटी फटी आंखों से उसे घूरता रहा। नजरें मेरे जिस्म पर फैले छांटों पर पड़ी। स्याह आंखों में इज़्तिराब और अजियत हिलकोरे लेती महसूस हो रही थी। उन्होंने मुड़कर देखा। सुधीर, तफ्तीश कौन कर रहा है? वो बोला, उस्ताद गौतम मैडम। वो बोली, तफ्तीश तो किसी और ने करना थी ना। उनके लहजे में दुख और अजियत भरी थी। सवाल करने वाले ने सर झुका लिया। उन्होंने एक नंबर मिलाकर मोबाइल फोन कान से लगाया। तुमने अच्छा नहीं किया। लहजे में बरहमी भरा दुख पोशीदा था। तुमने वादा किया था। न जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया। वो चिल्लाई, तुम सिर्फ बकवास कर सकते हो और कुछ नहीं, और अलविदाई कलिमात कहे बगैर राब्ता मुनक़ता कर लिया। मेरी तरफ रुख मोड़ते ही उनकी आंखों में पशेमानी भरा इस्तिराब नमूदार हुआ। होंठों को जबान से तर करते हुए वो धीमे लहजे में बोली, तुम्हारे लिए खाना लाई थी, सोचा अपने हाथों से राज को खिलाऊंगी। मेरे मुंह से निकला, ऐसी घटिया हरकत क्यों की? मुझे अपनी आवाज बेगानी महसूस हुई। वो बोली, छोटे, मैं सब बता दूंगी, तुम पहले खाना खा लो। टिफिन उठाए शख्स को करीब आने का इशारा करके वो मेरे नजदीक हुई। मैंने कंधे पर हाथ रखकर उन्हें पीछे धकेला। दूर रहो। सुधीर झपटा, ओए मैडम से बदतमीजी करता है। मगर उसको मुझ तक पहुंचने से पहले ममता दीदी की टांग हरकत में आई। भरपूर लात खाकर वो दीवार से जा टकराया। वो धाड़ी, किसी ने छूने की भी कोशिश की तो मेरे हाथों मारा जाएगा। दफा हो जाओ तीनों। वो कान दबाते हुए बाहर निकल गए। वो शफकत भरे लहजे में बोली, अपनी दीदी से बदतमीजी करोगे? और वो दोबारा मेरे करीब हुई। मैंने रुख मोड़ लिया। प्लीज मैडम, आप चली जाएं। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती सीधा किया। अपनी दीदी को रुलाकर खुशी मिलेगी? मैंने कहा, आपने मुझे धोखा दिया है, जज्बाती इस्तेहसाल किया है मेरा। कम से कम बहन का धोखा न देती। वो दुखी हुई। दीदी तुमने बनाया था छोटे, भूल गए? मैंने कहा, आप हकीकत बता सकती थी। कोशिश के बावजूद मैं उन्हें तुम नहीं कह पा रहा था। मुझे हजारों गिले शिकवे थे। हम 2 अजली दुश्मन थे, मगर नादानिस्तगी में गलत रिश्ता जोड़ बैठे।
और जिस तरह वो मेरी हालत देखकर पेचोताप खा रही थीं, साफ जाहिर था कि उन्हें छोटे भाई की तकलीफ पर अजियत हो रही थी। अब मेरी उलझन भी दूर हो गई थी कि करण चावला किस सिफारिश का जिक्र कर रहा था। उसकी मजबूरी ममता दीदी की सूरत मेरे सामने खड़ी थी। यकीनन उनके दरमियान कोई खास ताल्लुकात थे, तभी तो ममता बाजी ने उसे इतने सख्त अल्फाज में बुरा भला कहा था। मैंने चुप साध ली। वो नादिम हुई। अपनी दीदी को मजबूर समझकर माफ कर दो। मैं कराहते हुए बोला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो बोली, मजबूर हो गई थी, तुम्हें देखने को दिल कर रहा था, किसी और की तसल्ली से मुतमईन नहीं थी तभी चली आई। मैंने कहा ठीक है, देख लिया, अब चली जाएं। वो लजाजत से बोली, खाना खा लो फिर चली जाऊंगी। मैंने कहा भूख नहीं है। उन्होंने मुंह बसोरा नहीं। मैंने उन्हें आईना दिखाया। आप एक नापायदार रिश्ते के कयाम पर मुसिर हो रही हैं। वो बोली, जबरदस्ती तो नहीं कर रही, दिल के हाथों मजबूर हूँ। जानते हो ना, मेरे राजीव ने तुम्हारे रूप में दूसरा जन्म लिया है। उसने कई बार की कही बात दोहराई। मैं उसके छोटे भाई की तस्वीर देख चुका था। हल्की सी मुशाबहत जरूर थी, मगर वो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं था। मगर वो 12-13 साल का था कि एक हादसे में गुजर गया था। वो आज तक उसे भुला न पाई थी। मैंने कहा, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। वो तलखी से बोली, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करना जुर्म है क्या? मैंने कहा, दीदी समझने की कोशिश करें। उनके चेहरे पर फातिहाना तबस्सुम उभरा। जितना कोशिश कर लो, अपनी दीदी की मोहब्बत को दिल से नहीं खुरच सकते। मैं मोतरिज हुआ, आप मेरे अंजाम से वाकिफ हैं, फिर क्यों एक नए गम के लिए अपना सीना कुशादा करना चाहती हैं? वो अज़म से बोली, तुम्हें मरने तो नहीं दूंगी। मैंने हकीकत उगली, मुझे नहीं लगता आप इतनी बाइख्तियार हैं। नजरें चुराते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की। माओ बहनों की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। दोनों आमने सामने खड़े मसरूफे गुफ्तगू थे। ममता दीदी उम्मीद भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। अपने गलत फेल की उनके पास कोई तौजीह नहीं थी, लेकिन रवैया चीख चीख कर उनकी मोहब्बत और बेबसी का ऐलान कर रहा था। उनकी शफकत के सामने हथियार डालते हुए मैं धीरे से बोला, मुझे सख्त भूख लगी है। वो शफकत से बोली, बैठो ना, दीदी अपने हाथों से खाना खिलाएगी। मैं बैठ गया। वो मेरी पसंद का खाना बना कर लाई थी। उन्होंने खुद भी मेरे साथ ही खाना खाया और फिर दर्दकुश गोलियों की खुराक मुझे खिला दी। साथ ही बाद में खाने के लिए भी गोलियों का एक पत्ता दे दिया। मैंने रस्म निभाई, शुक्रिया दीदी। मुतबस्सम होकर उन्होंने मेरा कान पकड़ लिया। शर्मिंदा कर रहे हो? उनकी पुख्ता आदत थी। खफगी और मोहब्बत दोनों सूरतों में वो मेरा कान पकड़ लेती। मैं मिनमिनाया, ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ? ये घड़ी वापस करो। ये कहते हुए वो मेरी घड़ी खोलने लगी। मैं हंसा। आज ही इस घड़ी का राज अफशा हुआ है। तबसरा किए बगैर वो एक काला धागा मेरी कलाई पर बांधने लगी। शायद अधूरी रस्म को अब पूरा कर रही थी। धागा बांधकर उन्होंने खफीफ अंदाज में पूछा, एक बात मानोगे? मैंने कहा, आप अच्छी तरह जानती हैं, क्या मनवा सकती हैं? वो मुसिर हुई। जो नहीं मनवा सकती अब वो मनवाना चाहती हूँ। मैंने तहम्मुल से कहा, बोलें, सुनने के बाद ही कुछ तय कर सकूंगा। वो बोली, सच बता क्यों नहीं देते? वादा करती हूँ तुम्हें बचा लूंगी। मैंने कहा, ये वादा हुकूमत के ऐसे ओहदेदार का है जो जाती वादों को पूरा करवाने का इख्तियार नहीं रखता। बोली, अपनी दीदी से एतबार उठ गया है। मैं तलखी से बोला, हकीकत तो ये है कि मैं सच बता चुका हूँ। अब ये बताएं, आपको कैसे यकीन आएगा मेरे पास बताने को और कुछ नहीं है? बोली, कहा था ना अपने देश लौट जाओ। अच्छी तरह समझाया था मगर तुम न माने। वो गढ़े मुर्दे उखेड़ रही थी। मैंने बज़ाहिर गलती का एतराफ करना जरूरी समझा। अब पछताने से गया वक्त नहीं लौट सकता दीदी। बोली, चलती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, और मैं तुम्हारी जान छुड़ाने की कोशिश करती हूँ। पहली फुर्सत में अपने आदमियों से राब्ता करके पाकिस्तान लौटने की करो। वो बैनुसतूर मुझे कुरेद रही थी कि अगर मेरे राब्ते किसी से हैं तो एतराफ कर लूं। मैंने इश्तियाक से पूछा, करण आपका क्या लगता है? बोली, कुछ नहीं लगता कमीना। उनके होंठों पर मध्यम तबस्सुम उभरा जो बावर करवा रहा था कि वो उनका सब कुछ था। मैंने तस्दीक चाही। बोली, करण का असल नाम रोहन ही है। महजूब अंदाज में कहते हुए उन्होंने करीब होकर मेरे माथे पर बोसा दिया और जूं ही मुड़ी, मेरी नजर उनके बालों में उड़सी लोहे की बारीक तार की बनी चिमटियों पर पड़ी। मैं एकदम बोला, ममता दीदी। वो रुक कर पलटी। आंखों में इस्तफसार और चेहरे पर खिफत थी जो ऐलान कर रही थी कि वो मेरी हर किस्म की मदद से कासिर थी। मैंने करीब होकर दोनों हाथ उनके सर पर रखे। प्लीज यहाँ आकर खुद को तकलीफ न दिया करें। जानता हूँ आप बेबस हैं। जब तक जिंदगी है आप मेरी दीदी ही रहेंगी।
पाकीज़ा, मुक़द्दस, मासूम और बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाली। मैं चाहूँ भी तो आपसे नाराज़ नहीं हो सकता, और ये भी जानता हूँ कि मेरी गिरफ्तारी में आपका कोई किरदार नहीं, ना ही आपके बस में मेरी आज़ादी है। खुद को कभी कसूरवार और दोषी न समझना, क्योंकि जरूरी नहीं जो आप चाहती हैं सब वैसा ही हो, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उनके बालों पर बोसा देकर मैं पीछे हो गया। इस दौरान मेरे दाएं हाथ की उंगलियां अपना काम कर चुकी थीं। आंखों पर उल्टा हाथ फेरते हुए वो एकदम मुड़ी और बाहर निकल गईं। यकीनन वो दोहरे एहसासात का शिकार थी। भारत माता से मोहब्बत और वफादारी उनके खून में शामिल थी, और मुझे नादानिस्तगी में उस भाई का दर्जा दे बैठी थी जिसने कभी उनके हाथों में दम तोड़ा था। जदीद साख्त की बालों की चिमटी मेरे दाएं हाथ से जेब में मुंतकिल हो गई। चिमटी की बनावट में मजबूत फौलाद की तार इस्तेमाल हुई थी। उम्मीद थी इससे कुफल खुल जाता। तीनों मुहाफिज इंतजार कर रहे थे। उनके निकलते ही एक ने दरवाजा कुफल कर दिया। लौरा पर उन्होंने सरसरी नजर डालना भी गवारा नहीं किया था। उनके जाते ही लौरा ने बेसब्री जाहिर की। क्या मामला था? मैंने मुख्तसर अल्फाज में ममता दीदी का तारुफ करवा दिया। वो मायूसी से बोली, मौका था, तुम उसे यरगमाल बनाकर भागने की कोशिश कर सकते थे। मैंने मुंह बनाया। उन्हें एतमाद था तो अपने आदमियों को बाहर भेजा, वरना दुश्मन मुल्क के जासूस के साथ अकेला बैठने का खतरा कौन मोल लेता है। लौरा वसूख से बोली, वो बहन बनकर तुमसे राज उगलवाने आई थी, तभी उसे तुम तक आने की इजाजत मिली। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, यकीनन ऐसा ही है। मुझे लौरा की बात से रत्ती भर इख्तिलाफ नहीं था। लौरा ने गहरे दुख का इजहार किया। इसे नुकसान पहुंचाए बगैर हम अपना काम कर गुजरते। मैंने जेब से चिमटी निकाल कर उसकी आंखों के सामने लहराई। लौरा की आंखों में खुशगवार हैरानी नमूदार हुई। ये कैसे? मैंने कहा, उन्हें बहन समझने का मतलब ये नहीं कि अपनी फिक्र छोड़ दूं। वो मुस्कुराई। बिलाशुबा तुम्हारी खैर खां निकली। मैंने कहा, वो दिल से चाहती हैं कि मैं फरार होकर पाकिस्तान लौट जाऊं, मगर मदद करने से कासिर हैं। बल्कि उनके हुब्बुल वतनी से लगता है मेरे फरार को रोकने के लिए पहली गोली उन्हीं के पिस्तौल से निकलेगी। वो अज़्म से बोली, तुम फरार होकर जो चाहे करो, मगर मैं शुक्ला को मौत के घाट उतारे बगैर इंडिया नहीं छोड़ने वाली। मैं बज़ाहिर संजीदगी से बोला, अगर इस काम में मददगार बनूं तो पुराना वादा पूरा होगा। उसे हैरानी हुई, कौन सा वादा? मैं शरारती तबस्सुम से बोला, वो डेट वाला। उसने दांत पीसे, राजा, इंडियन एजेंसियों ने तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं किया होगा जो मैं करूंगी। मैंने मौजू तब्दील किया, पहले यहाँ से निकलने का सोचो। बोली, सुबह नाश्ता लाने वाले सिर्फ 2 आदमी होते हैं, अपने हथियार भी उन्होंने कंधों पर लटकाए होते हैं। मैंने कहा, गोया आज रात भी तुम शुक्ला की मेजबानी के लिए तैयार हो। वो घबरा गई, नहीं तो हमें अभी कोशिश करनी होगी। मैंने कहा, मुझे ले जाने वाले काफी बेपरवाह होते हैं, जब जिंदान में दाखिल होंगे तब हमला कर दूंगा। मुझ पर काबू पाने के लिए वो तुमसे गाफिल हो जाएंगे, तब तुम टूट पड़ना। एक बार उन्हें बेहोश कर लिया तो बाकी काम मुश्किल नहीं रहेगा। बैरूनी दरवाजा भी खुला मिलेगा। उसने तशवीश जाहिर की, मुझे नहीं लगता तुम खातिर खा मज़ाहमत कर पाओगे। मैं एतमाद से बोला, एक बंदे को नाकारा कर लूंगा, 2 का बंदोबस्त तुम्हें करना होगा। बोली, अगर नाकाम हुए तो? मैंने कता कलामी की, तो क्या, जो हो चुका उससे ज्यादा क्या कर लेंगे? जिंदगी की उम्मीद मैं यूं भी खो चुका हूँ। उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और हम मंसूबे की नोक पलक दुरुस्त करने लगे। मंसूबे के मुताबिक लौरा को जिंदान का कुफल खोलना था। वो तजुर्बेकार स्नाइपर और तरबियत याफ्ता कमांडो थी। तार के जरिए कुफल खोलने का शोबदा उसके लिए अनोखा या मुश्किल नहीं था। मैंने चिमटी उसकी तरफ बढ़ा दी। कुफल खोल दो, क्योंकि वो किसी भी वक्त टपक सकते हैं। दीदी के आने का मतलब ये नहीं कि वो मुझे आज दिन को आराम का मौका देंगे। वो चिमटी को उधेड़ कर तार को सीधा कर चुकी थी। इजाजत मिलते ही कुफल के साथ मसरूफ हो गई। 1.5-2 मिनट की मगजमारी के बाद उसे कामयाबी मिली थी। एक बार कुंडा खोलकर उसने दरवाजा खुलने की तस्दीक की और फिर कुंडे में ताला फंसा कर बैठ गई। अब हमें साथियों का इंतजार था। गो जल्लादों की टोली से पहले कोई लौरा को ले जाने भी आ सकता था, और ऐसा होने की सूरत हमारा मंसूबा नाकाम हो जाता कि कुफल को खुला हुआ देखकर वो न सिर्फ चौंक जाते बल्कि हमारी निगरानी सख्त कर देते। अब तो उन्हें हमारी बेबसी का यकीन हो गया था, और इसके बरक्स करने की सूरत ये कबाहत थी कि जल्लादों की आमद के बाद लौरा कुफल खोल कर हमला नहीं कर सकती थी। लेकिन ऐसे मंसूबों में इतना खतरा तो मोल लेना पड़ता है। हम सख्त बेचैनी महसूस कर रहे थे। जरा सी लग़ज़िश हमारी मुसीबतों में कई गुना इजाफा कर देती। कशीदा आसाब के साथ हम लम्हों के गुजरने का इदराक करते रहे। इंतजार के लम्हात तवील होकर घड़ियों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, मगर किसी भी शय की तवालत उसके दवाम पर दाल नहीं। वसल के औकात जल्दी गुजरते हैं, हिजर और इंतजार तूल खींचते हैं, लेकिन गुजरना हर 2 का मुकद्दर है। इंतजार का इख्तिताम कदमों की चाप पर हुआ था। लौरा इस तरह भी अंदाज में खड़ी हो गई थी। मैंने फौरन हाथ से उसे बैठने का इशारा किया। वो जिस सूरत से उठी उतनी ही तेजी से बैठ गई। स्नाइपर पुत्र,
आज हमें आने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन तेरे लिए ऐसा इलाज सोचा है कि आइंदा कम से कम बाप नहीं बन सकोगे। रवि इस्तेहज़ाई अंदाज में कहता हुआ अंदर घुसा। उसके हाथ में हथकड़ी थी, अकब में सरबन था जिसने काला निकाब पकड़ा हुआ था। गौतम दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। मैं नकाहत का मुजाहिरा करते हुए जमीन पर हाथ टेक कर उठने लगा। उस्ताद, सुना है चमक छल्लो मेजर इसे मिलने आई थी। यकीनन रवि ने ममता दीदी का जिक्र किया था। गौतम बोला, करण साहब ने उसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। रवि बोला, सर पर तो नहीं, अलबत्ता उसने ममता दीदी के लिए निहायत लचर, गलीज और बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। दूसरों ने कह लगाकर उसकी हौसला अफजाई की थी। इन लम्हात में रवि सरबन की जानिब मुतवज्जे हुआ। उन पर हमला करना मंसूबे का हिस्सा था, लेकिन उसकी घटिया बात ने मेरे दिमाग में चिंगारियां भर दी। यूं लगा मेरी सगी बहन के खिलाफ बकवास की गई हो। पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए मैंने घुटना उसकी टांगों के बीच उठा दिया। उफ करते हुए वो कराहते हुए झुका। उसके हाथ मजरूब मकाम की तरफ बढ़े। मेरा घुटना दोबारा उठा। अब निशाना उसकी ठोड़ी बनी थी। जोरदार कराह के साथ वो लंबा लेट गया। सरबन मुगल्लजात बकता हुआ बढ़ा, तू कुत्ते। जिस्मानी तकलीफ को खातिर में लाए बगैर मैं कदम आगे बढ़ाकर उछला। मेरा घुटना दुम्बे के सर की तरह उसके पेट की तरफ बढ़ा। एक तो वो तेजी से आगे बढ़ा था, दूसरा मैं भी 2 कदम लेकर जोर से उछला था। धप की जोरदार आवाज उभरी। घुटना उसकी बाईं पसलियों के नीचे लगा था। वो नीचे गिरा और अजियत से तड़पने लगा। गौतम हक्का बक्का खड़ा था। उसके वहमो गुमान में भी वो सूरत हाल नहीं थी। उसने फौरन जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकालना चाहा, लेकिन उसकी बदकिस्मती के तब तक लौरा करीब पहुंच चुकी थी। उसे आखिरी लम्हात में गड़बड़ का इदराक तो हो गया था, मगर उसके संभलने से पहले लौरा ने खड़ी हथेली का वार गर्दन पर किया। वो लहराता हुआ औंधे मुंह गिर गया। तीनों हमारी तवक्को से भी नर्म हदफ साबित हुए थे। लौरा ने फौरन गौतम के पिस्तौल पर कब्जा जमा लिया। रवि और सरबन की तलाशी लेकर मैंने दोनों के पिस्तौल निकाले और बेल्ट खोलकर उनके हाथ पुश्त पर बांधने लगा। गौतम की जिसामत मुझसे मिलती थी। उसके जूते उतार कर मैंने पाँव में डाले और कमीज उतार कर पहन ली। उनकी जेबों से निकलने वाली थोड़ी बहुत नकदी भी अपनी जेब में मुंतकिल की। गौतम के हाथ भी जकड़े। इतनी देर में कसमसा कर तीनों होश में आने लगे। मैं लौरा को मुखातिब हुआ, शायद तुमसे देखा न जाए, बेहतर होगा दाखिली दरवाजे पर चली जाओ। उसने बेसब्री जाहिर की, हमें जल्दी करनी होगी। मैंने कहा, मुकद्दर ने मौका दे ही दिया है तो सीना ठंडा करने दो। मुझे अपना लहजा भी बेगाना लगा था। पिछले चंद दिनों से उनकी दरिंदगी का निशाना बन रहा था, अब बदला लेना तो बनता था। वो बोली, जल्दी करना। समझदारी का मुजाहिरा करते हुए वो बाहर निकल गई। होश में आते ही गौतम ने धमकी दी, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा, अब मेरी बारी। गौतम की जेब से बरामद हुए चाकू की तेज धार पर हाथ फेरते हुए मैं जहरखंद हुआ। गौतम ने एतमाद का मुजाहिरा किया, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कहा, ऐसा बस तुम सोच सकते हो। मैंने उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए चाकू की नोक उसकी आंख में घोंप दी। उसके हलक से लर्जा खेज चीख बरामद हुई। ऐसी ही कई चीखें गुज़श्ता 2-3 दिनों से मेरे हलक से बरामद हो रही थी। चीखने के साथ उसके मुंह से मुगल्लजात का चश्मा उबल पड़ा। तवज्जो दिए बगैर मैंने उसकी दूसरी आंख में भी चाकू घोंप दिया। तकलीफ की शिद्दत से वो ज़िबा हुए जानवर की तरह फड़क रहा था। पतलून सामने से गीली हुई और पानी नीचे तक फैल गया। रवि और सरबन की आंखों में हरास फैल गया था। दोनों घिघे आए। भगवान के लिए माफ कर दो, मैं इत्मीनान से बोला। उसी के पास भेजने लगा हूँ। मैंने बारी बारी दोनों की आंखें फोड़ी, मगर अफसोस कि मैं ज्यादा देर उनके तड़पने का दिलकश मंजर न देख सका। तीनों मुझे गालियां बक रहे थे, खतरनाक अंजाम की धमकियां दे रहे थे और साथ बुरी तरह करवटें बदल रहे थे। मैं इत्मीनान से बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। तीनों के हलक से गटर की गंदगी के मानिंद बदबूदार और गली सड़ी गालियां बरामद हुई। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ तुम ज्यादा से ज्यादा तकलीफ काटो, लेकिन वक्त की कमी के बायस ये दिलकश नजारा देख नहीं सकता। अफसोस का इजहार करते हुए मैंने तीनों की कलाइयों की रगें काट दी। खून तेजी से फर्श रंगीन करने लगा। उनके लिबास पर रगड़ कर मैंने धार साफ की और चाकू जेब में डाल लिया। वो कभी गालियां बकते और कभी जिंदगी की भीख मांगते। मैं कभी इतना शकीउल कल्ब और बेरहम नहीं रहा था कि किसी के तड़पने पर लुत्फानंदोज हो सकूं, मगर इन तीनों ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ ढाए थे। इतनी अजियतें दी थीं कि मैं सरतपा इंतकाम में ढल गया था। मैंने ताले की चाबी लौरा वाले दरवाजे के कुफल में घुसेड़ कर छोड़ दी, ताकि तफ्तीश करने वाले समझें कि मैंने इन तीनों को हलाक करके लौरा को आजाद करवाया है। यूं ममता दीदी पर भी किसी को शक न गुजरता। लौरा ने ममता दीदी की चिमटी वहीं फेंक दी थी।
वो मैंने उठा कर जेब में डाल ली। कहते हैं जो अजीज होते हैं इंसान हर हाल में पहले उनके भले का सोचता है। उस वक्त भी मेरे दिमाग में ममता दीदी की हिफाजत का ख्याल था, तभी एहतियाती तदाबीर पर अमल कर गुजरा था, वरना वो फंस जाती। उनका मेरे साथ हमदर्दाना रवैया उनके बड़ों की नजर से ओझल नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि उन्हें जरा भर भी तकलीफ पहुंचे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।